नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका सुबह की बड़ी खबरों के साथ। मैं हूं रीनू। सबसे पहले बात करेंगे मध्य प्रदेश की 28 सीटों के साथ ही छत्तीसगढ़ की मरवाही सीट के लिए उपचुनाव के लिए आज अधिसूचना जारी होगी और इसके साथ ही नामांकन जमा होने का सिलसिला भी शुरू हो जाएगा। 16 अक्टूबर को दोपहर 3 बजे तक चलेगा। अधिसूचना जिला स्तर से जारी होगी और कोरोना संक्रमण की स्थिति को देखते हुए नामांकन पत्र और शपथ पत्र ऑनलाइन भी जमा किए जा सकते हैं। इसकी प्रति व्यक्तिगत रूप से जमा करना होगा। नामांकन पत्र की जांच 17 अक्टूबर को होगी। 19 अक्टूबर को दोपहर 3 बजे तक नामांकन वापस लिए जा सकते हैं। तो आज जारी हो सकती है अधिसूचना, आज जारी होगी। मध्य प्रदेश की 28 सीटों के साथ साथ मरवाही सीट के लिए भी अधिसूचना जारी होगी और 17 अक्टूबर को नामांकन पत्र की जांच की जाएगी। 16 अक्टूबर को नामांकन दाखिल किया जाएगा। 19 अक्टूबर तक आप नाम वापस ले सकते हैं जो उम्मीदवार जिन्होंने नामांकन दाखिल किया है। तो उपचुनाव की अधिसूचना जारी होने के साथ ही साथ जो सियासी गलियारे हैं वहां पर अब बहुत ज्यादा सियासत के चेहरे भी नजर आएंगे, सियासी चेहरे नजर आएंगे। प्रत्येक जो उपचुनाव की सीटें हैं वहां पर लगातार ताबड़तोड़ दौरे भी चल रहे हैं और 19 तक नाम वापस लिए जा सकते हैं। देखना होगा कि 16 से 19 के बीच में क्या बदलाव देखने को मिलता है। मरवाही विधानसभा उपचुनाव आज जारी होगी अधिसूचना के साथ ही नामांकन शुरू होगा। 16 अक्टूबर तक नामांकन दाखिल, 17 अक्टूबर को नामांकन पत्रों की जांच होगी। 19 अक्टूबर नाम वापसी की अंतिम तिथि होगी और 3 नवंबर को मतदान होगा। 10 नवंबर को मतगणना होनी है। 3 नवंबर को मतदान और इसी लाइन में 10 नवंबर को मतगणना होगी, यानी कि 10 नवंबर को रिजल्ट आ जाएंगे। अब पूरी तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। 16 अक्टूबर तक नामांकन दाखिल किया जाएगा। 19 अक्टूबर को नाम वापस की अंतिम तिथि होगी। 17 को जांच होगी नामांकन पत्रों की और 3 नवंबर को मतदान के साथ ही 10 नवंबर को रिजल्ट भी घोषित कर दिए जाएंगे। तो इस तरीके से मरवाही उपचुनाव के लिए भी अधिसूचना जारी हो गई है। सियासी उठापटक पिछले कुछ दिनों से लगातार जारी है और खासतौर पर ऋचा जोगी की जाति का मामला सबसे ज्यादा गरमाया हुआ है। तो एमपी की 28 सीटों के साथ ही छत्तीसगढ़ की मरवाही सीट के लिए भी उपचुनाव के लिए आज अधिसूचना जारी होगी और इसके साथ ही नामांकन जमा होने का सिलसिला भी शुरू हो जाएगा। 16 अक्टूबर को दोपहर 3 बजे तक चलेगा। अधिसूचना जिला स्तर से जारी होगी। कोरोना संक्रमण की स्थिति को देखते हुए नामांकन पत्र और शपथ पत्र ऑनलाइन भी जमा किए जा सकते हैं और इसकी प्रति व्यक्तिगत रूप से जमा करना होगा। नामांकन पत्र की जांच 17 अक्टूबर को होगी। 19 अक्टूबर को दोपहर 3 बजे नाम वापस लिए जा सकते हैं। 3 बजे तक का वक्त है। इसके पहले जो नामांकन दाखिल किए गए हैं उसके नाम वापस लिए जा सकते हैं। तो इस तरीके से मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में जो प्रत्येक सीटों पर उपचुनाव होना है उसकी तैयारी और आज अधिसूचना जारी होगी। जिस तरीके से तारीखों का ऐलान हुआ था ठीक इसी तरीके से प्रोसेस साथ में चलेगा और एमपी की 28 सीट और साथ ही छत्तीसगढ़ की प्रमुख सीट मरवाही जहां उपचुनाव होना है, अब यहां पर भी अधिसूचना जारी होगी और जैसा कि 3 तारीख को 3 नवंबर को मतदान होगा, 10 नवंबर को रिजल्ट सामने आ जाएंगे। और चलिए ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी रंजना जुड़ गई है। रंजना, अब मध्य प्रदेश में जो सियासी उठापटक चल रही थी अब यहाँ पर थोड़ा और ज्यादा देखने को मिलेगा सियासी वार पलटवार भी, क्योंकि आज अधिसूचना जारी होने जा रही है। आज से कैसी तैयारियां देखी जा रही हैं बीजेपी की, कांग्रेस की? रंजना, आज रेनू बिल्कुल जो उपचुनाव को लेकर जो नामांकन भरने की अधिसूचना है वो आज जारी हो जाएगी और अधिसूचना आज जारी होने के साथ ही जो 28 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, सपा, बसपा के जो कैंडिडेट हैं वो और दूसरी निर्दलीय प्रत्याशी हैं वो अपना नामांकन आज से जमा करेंगे, क्योंकि जो नामांकन भरने की जो प्रक्रिया है आज से शुरू हो जाएगी और नामांकन जिला स्तर पर भी भरे जाएंगे। और इसी के साथ ही इस बार कोरोना संक्रमण के चलते ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही तरह से जो नामांकन फॉर्म है
वो भरे जाने की प्रक्रिया यानी सुविधा भी इस बार दी गई है, ताकि कैंडिडेट अगर ऑनलाइन नामांकन फॉर्म भरना चाहेंगे तो वो नामांकन ऑनलाइन भर सकेंगे, क्योंकि अभी कोरोना संक्रमण का दौर चल रहा है। ऐसे में जिला स्तर पर भी नामांकन भरे जाएंगे। दूसरी बात यह भी है कि इस बार जो कैंडिडेट हैं जब नामांकन भरने के लिए पहुंचेंगे तो उनके साथ सिर्फ 2 ही लोगों को साथ ले जाने की अनुमति दी गई है। यानी पहले जहां की कैंडिडेट बहुत सारे कार्यकर्ताओं को साथ में लेकर नामांकन भरने के लिए पहुंचते थे, वहीं अब सिर्फ जो संख्या तय की गई है वो 2 लोगों की संख्या तय की गई है। यानी सिर्फ 2 लोग ही प्रत्याशी के संग नामांकन भरने के लिए पहुंच सकेंगे। और प्रत्याशियों के नामांकन भरने को लेकर एक चीज हमेशा देखी जाती है कि वो शुभ मुहूर्त ही देखकर नामांकन भरते। तो ऐसे में अब जो कैंडिडेट है वो अपनी अपनी सुविधा के लिहाज से नामांकन फॉर्म भरेंगे, यानी अपना जो शुभ मुहूर्त है वो देखेंगे। और उसके बाद जीत को लेकर जितने भी जतन किए जाते हैं उसकी शुरुआत जो है आज से शुरू हो जाएगी, यानी नामांकन को लेकर शुभ मुहूर्त देखा जाएगा। और 18 अक्टूबर तक ये जो नामांकन है वो भरे जाएंगे। और इसके बाद 19 अक्टूबर नामांकन भरने की आखिरी तारीख, यानी नाम वापसी की जो आखिरी तारीख है वो 19 अक्टूबर तय की गई। यानी अगर कोई नाम वापस ले सकता है तो ये 19 अक्टूबर है। और ये सारी जो प्रक्रिया है वो आज से शुरू हो गई है। चलिए बहुत शुक्रिया आपका रंजना तमाम जानकारी के लिए। तो अब पूरी प्रक्रिया से शुरू होने जा रही है। औपचारिक रूप से जो प्रक्रियाएं होती हैं उसकी शुरुआत हो जाएगी। तो वहीं रायपुर में प्रदेश कांग्रेस चुनाव समिति की बैठक आज होने वाली है और आज शाम 7 बजे ये बैठक होगी। प्रभारी पीएल पुनिया, सीएम भूपेश बघेल शामिल होंगे। आज शाम 2 दिवसीय दौरे पर पीएल पुनिया पहुंच रहे हैं और मरवाही उपचुनाव को लेकर मंथन किया जाएगा। सबसे प्रमुख इस बैठक का उद्देश्य मरवाही उपचुनाव को लेकर ही है और साथ ही प्रभारी पीएल पुनिया, सीएम भूपेश बघेल और अन्य जो मंत्रीगण हैं वो भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। चुनाव समिति की बैठक को लेकर प्रमुख रूप से चर्चा होनी है। चुनाव समिति की बैठक में मरवाही उपचुनाव को लेकर प्रमुख रूप से चर्चा होनी है। तो किस तरीके की रणनीति होगी, किस तरीके से मरवाही सीट को जीतने की कोशिश की जानी चाहिए, क्या क्या वो मुद्दे रहेंगे, ये तमाम बातों को लेकर मंथन होगा। उपचुनाव प्रचार ने पकड़ा जोर, जहां सीएम आज 3 विधानसभा क्षेत्रों का दौरा करेंगे। आगर, हाटपिपलिया, सुवासरा में सम्मेलन करेंगे। मंडल सम्मेलन को करेंगे संबोधित। तो यहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया भी मुरैना और भिंड के दौरे पर रहेंगे। बूथ समिति के सम्मेलन में शामिल होंगे, हिस्सा लेंगे और यहां पर भी कार्यकर्ताओं में जोश भरने का काम ज्योतिरादित्य सिंधिया करने वाले हैं। तो जैसे जैसे तारीखें नजदीक आ रही हैं, जैसे जैसे चुनावी प्रक्रियाएं तेज होती जा रही हैं, उसी तरीके से देखा जा रहा है कि सियासी दलों में जो प्रचार प्रसार है वो भी बहुत तेजी से बढ़ गया है। और इस प्रचार के दौरान हर कोई अपनी जमीन मजबूत करने की कोशिश में है, जनता के बीच में पकड़ बनाने की, अच्छा सामंजस्य बैठाने की कोशिश में। तो वहीं प्रत्येक वो दावे जो वादे पूरे किए गए हैं उसका बखान होगा, क्या क्या जनता के लिए किया गया है। हालांकि आचार संहिता लगी हुई है तो क्या करेंगे ये तो नहीं बताएंगे, लेकिन क्या किया जा चुका है ये बताने का प्रयास होगा। और उसके अपोजिट में जितने जो पार्टियां हैं उन्होंने क्या अपनी सरकारों के दौरान किया था ये भी बताया जाएगा। किस तरीके से हम अगले से बेहतर हैं ये बताने की कोशिश इन चुनावी दौरों के दौरान। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता सुशील जुड़ गए हैं। सुशील, बहुत ही महत्वपूर्ण हो चुका है क्योंकि आज अधिसूचना भी जारी होने वाली है और तारीखों का ऐलान पहले ही हो चुका है। तो किस तरीके से सियासी उठापटक देखी जा रही है? ज्योतिरादित्य सिंधिया भी दौरे पर हैं चुनावी चंबल अंचल के, और साथ ही सीएम शिवराज सिंह चौहान भी लगातार दौरा कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो ज्योतिरादित्य सिंधिया के दौरे में क्या खास देखने को मिल रहा है, विस्तार से बताएं। बिल्कुल, देखिए ज्योतिरादित्य सिंधिया कल ग्वालियर चंबल अंचल के दौरे पर आए हैं। यहाँ 4 दिन उनका दौरा है। 12 अक्टूबर तक ग्वालियर चंबल अंचल के दौरे पर रहेंगे। कल उन्होंने मुरैना जिले में मंडल और पोलिंग बूथ समिति के सम्मेलनों में शामिल हुए थे और इस दौरान उन्होंने कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र भी दिया था। आज ज्योतिरादित्य सिंधिया अब से थोड़ी देर बाद यहाँ से मुरैना रवाना होंगे। वहाँ पोरसा, उसके बाद जो है भिंड जिले के गोरमी और मऊ कस्बे में मंडल और पोलिंग बूथ समिति के सम्मेलनों में वो शिरकत करेंगे। प्रचार अब शुरू हो चुका है। आज से अधिसूचना जारी हो रही है और नामांकन की प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी। ग्वालियर चंबल अंचल में 16 सीटें हैं जो सबसे महत्वपूर्ण है इस उपचुनाव में, जिन 28 सीटों पर चुनाव हो रहा है। तो ग्वालियर चंबल अंचल में ज्योतिरादित्य सिंधिया भी लगे हुए हैं, नरेंद्र सिंह तोमर भी है। इसके अलावा जितने भी यहाँ प्रत्याशी हैं, मंत्री हैं, वो सभी प्रचार प्रसार में लगे हुए। सबसे बड़ी बात ये भी है कि ग्वालियर चंबल अंचल में
भारतीय जनता पार्टी के बड़े से बड़े नेता और जो चुनाव लड़ रहे हैं वो लोग जनता से जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं। नरेंद्र सिंह की बात करें तो वो भिंड में आइसक्रीम खाते नजर आए थे। ज्योतिरादित्य सिंधिया की बात करें तो कल वो मुरैना जिले में क्रिकेट खेलते नजर आए। प्रद्युम्न सिंह तोमर अपने इलाके में पानी पूरी का लुत्फ उठाते नजर आए। तो कहीं ना कहीं इन नेताओं की और प्रत्याशियों की जनता से जुड़ने की भी पूरी कवायद है और ये प्रचार के दौरान इस तरह की तस्वीरें भी सामने आ रही। तो माना जा रहा है कि अब प्रचार धीरे धीरे अपने चरम पर बढ़ेगा और सिंधिया का आज का ये जो मुरैना और भिंड जिले का दौरा है वो भी अहम माना जा रहा है। अच्छा, एक सवाल और आया सुशील मन में कि ये जो पानी पूरी खाते, आइसक्रीम खाते, क्रिकेट खेलते की जो तस्वीरें हमने देखी हैं, क्या ये वाकई में आम जनता के साथ जुड़ने की एक कोशिश है या ये एक दिखावे के तौर पर किया जा रहा है? क्योंकि इसके पहले तो ऐसा नहीं देखा गया। देखिए रेणु, कहीं ना कहीं चुनाव जब आता है तो जो भी बड़े नेता होते हैं जो चुनाव लड़ते हैं वो प्रत्याशी कहीं ना कहीं जनता से जुड़ने का प्रयास करते हैं। ऐसे ही नरेंद्र सिंह ने प्रयास किया। ज्योतिरादित्य सिंधिया खुद भी अक्सर उनकी तस्वीरें इस तरह की आती रहती कि जब भी वो चुनावी प्रचार के दौरान या कार्यकर्ता सम्मेलन में या अन्य दौरों पर जाते तो वो क्रिकेट खेलते हुए नजर आते हैं, कभी फुटबॉल के मैदान में चले जाते हैं। ऐसे ही नरेंद्र सिंह तोमर भी अक्सर इस तरह की तस्वीरें उनकी सामने आती। कई बार वो मेले में जो है चाट पकौड़ी का लुत्फ उठाते नजर आते हैं। इसी तरह से प्रद्युम्न सिंह तोमर तो वो भी जमीनी नेता है तो गाए बगाए उनकी तस्वीरें सामने आती रहती है। चुनावी माहौल ही नहीं, इसके इतर भी इन सभी नेताओं की तस्वीरें अक्सर इस तरह की आती रहती है। तो चुनावी स्टंट ना कहकर ये भी कहा जा सकता है कि जनता से जुड़ने का एक सीधा सा प्रयास है ताकि जनता को ये लगे कि उनका जो जनप्रतिनिधि है या उनके सामने जो प्रत्याशी है वो सीधे उनसे जुड़ा हुआ है, सीधे उनसे उनकी पहुंच है और आम व्यक्ति की तरह वो व्यवहार करता है। तो कहीं ना कहीं चुनाव में एक अच्छा प्रयास होता है ये प्रत्याशियों की तरफ से जनता को मोहने के लिए, जनता के वोट और मजबूती से रखने की। बिल्कुल सुशील, आप सही बोल रहे हैं। और साथ ही मुख्यमंत्री भी लगातार दौरे कर रहे हैं और आज भी मुख्यमंत्री आगर के हाटपिपलिया के दौरे पर हैं। तो इन दौरे के दौरान किस तरीके की तैयारियां हैं और चुनावी बिसात कैसी नजर आ रही है? बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं 28 सीटों पर जो उपचुनाव हो रहा है मध्य प्रदेश में, उनमें सबसे प्रमुख चेहरा भारतीय जनता पार्टी की तरफ से शिवराज सिंह चौहान है, मुख्यमंत्री भी हैं वो। और यही वजह है कि आज उनका आगर और हाटपिपलिया का दौरा है। वहां पर वो कहीं ना कहीं इन 28 सीटों पर चुनाव के लिए जो प्रचार है उस प्रचार को गति देंगे। और निश्चित तौर पर शिवराज भारतीय जनता पार्टी के लिए एक तरह से जादुई व्यक्तित्व कहे जा सकते हैं क्योंकि उनका एक बड़ा प्रभाव है भारतीय जनता पार्टी का सीधे जनता से जुड़ने का। तो कहीं ना कहीं आज सीएम शिवराज भी इन दोनों जगह पर जनता से जुड़ने का पूरा प्रयास करेंगे और कहीं ना कहीं 28 सीटें जो हैं उन सभी सीटों के लिए एक मैसेज रहेगा कि मुख्यमंत्री जिस तरह से जगह जगह जाकर। बहुत शुक्रिया आपका सुशील, तमाम जानकारी के लिए, विस्तार से बताने के लिए। तो ब्यावरा से रामचंद्र दांगी को टिकट मिला है। कांग्रेस ने ब्यावरा से उम्मीदवार बनाया है। बीजेपी के नारायण सिंह पवार को टक्कर देने के लिए ब्यावरा से रामचंद्र दांगी को टिकट दिया गया है। आपको बता दें कि गोवर्धन दांगी की तबीयत खराब होने के चलते उनका निधन हुआ और उनके निधन के बाद से ब्यावरा सीट खाली हुई थी और इस सीट पर रामचंद्र दांगी कांग्रेस उम्मीदवार हैं और साथ ही यहां से नारायण सिंह को बीजेपी का उम्मीदवार बनाया गया। नारायण सिंह पवार यहां से कांग्रेस के उम्मीदवार को टक्कर देंगे। तो ब्यावरा में कांग्रेस प्रत्याशियों के ऐलान के बाद उपचुनाव में बीजेपी के नारायण सिंह पवार और रामचंद्र दांगी के बीच मुकाबला होगा और ये मुकाबला काफी अहम भी माना जा रहा है। अगली खबर, रतलाम दौरे पर आए सांसद गुमान सिंह डामोर की सिजावता गांव में ग्रामीणों से जमकर नोकझोंक हो गई। दरअसल सांसद महोदय सिजावता गांव से गुजर रहे थे। ग्रामीणों ने सांसद का काफिला रोक दिया और अपनी परेशानी बताई तो सांसद नाराज हो गए। एक ग्रामीण को तो उन्होंने यहां तक कह दिया कि ऊंची आवाज में बात मत करना। सांसद के यह बोल सुनकर ग्रामीणों को गुस्सा और ज्यादा बढ़ गया और ग्रामीणों ने सांसद को जमकर खरी खोटी सुनाई, जिसे सुन सांसद आश्वासन देकर वहां से चलते बने। आज का नहीं बोले, आपको निवेदन कर रहे थे, आप कभी आते नहीं हो। अब आप पहली बार आए हो जीतने के बाद। आप फालतू बात नहीं है सर। आपको वोट दिया हमारे गाँव वालों ने, आपको वोट दिया। आपको फालतू बात नहीं, कितने साल हो गए कंप्लेन करते करते, 15 साल राज किया, कुछ नहीं हुआ अभी तक। आपको वोट दिया था, अब उतर के देखो। हमारे सिजावता कभी नहीं आए आप। खबर जबलपुर से, जहां पर निलंबित आईपीएस पुरुषोत्तम शर्मा को नहीं मिली राहत। केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण ने निलंबन पर रोक लगाने से इनकार किया है।
शर्मा की याचिका पर राज्य सरकार को जारी किया नोटिस, 4 हफ्ते में जवाब पेश करने के लिए निर्देश दिए गए हैं। पुरुषोत्तम शर्मा ने निलंबन की कार्रवाई को चुनौती दी है। अपनी पत्नी से मारपीट का वीडियो वायरल हुआ था। वीडियो वायरल होने के बाद राज्य सरकार ने उन्हें सस्पेंड कर दिया। पहले तो उनका ट्रांसफर किया गया, फिर उसके बाद उनको निलंबित कर दिया गया, और जिसे चुनौती देते हुए पुरुषोत्तम शर्मा ने राहत की मांग की थी। निलंबन मामले में उन्हें कोई राहत नहीं मिली है। 4 हफ्ते में जवाब पेश करने के लिए निर्देश दिए गए। पुरुषोत्तम शर्मा ने निलंबन की कार्रवाई को चुनौती दी थी और अपनी पत्नी से मारपीट का वीडियो इनका वायरल हुआ था, और इस वायरल वीडियो के आधार पर ये पूरी कार्रवाई की गई थी। तो केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण से इनकार कर दिया गया है। राज्य सरकार को नोटिस जारी किया गया और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता प्रतीक जुड़ गए हैं। प्रतीक, पुरुषोत्तम शर्मा को राहत नहीं मिली है, क्या कुछ कहना रहा इस पूरे मामले के दौरान? देखिए बेशक रेणु, चूंकि याचिका जो दायर की थी आईपीएस पुरुषोत्तम शर्मा ने, वो स्पष्ट रूप से इसलिए थी क्योंकि निलंबन निरस्त किया था, जो कि उन्हें सुने बिना ही एक पक्षीय कार्रवाई कर दी गई। 1 घंटे में जहां स्थानांतरण किया गया, उसके बाद सीधे निलंबन का आदेश जारी हो गया। बहरहाल फिलहाल कैट यानी सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल ने तुरंत राहत देने से इनकार किया है, लेकिन फौरी तौर पे एक नोटिस जो है वो प्रदेश सरकार को जारी किया और उनसे जवाब तलब किया है कि आखिर किस तरीके से कार्रवाई जो है पुरुषोत्तम शर्मा के मामले में की गई। तो हाल ही में फिलहाल तो ये नोटिस जो है वो प्रदेश सरकार को सर्व कर दिए गए हैं। एक जो रिलीफ चाहा था कि तत्कालिक उनका निलंबन जो है बहाल किया जाए, उससे फिलहाल अभी कैट ट्रिब्यूनल ने इनकार किया है। तो एक राहत ये कह सकते हैं कि चलिए बेशक कैट ने इस और कहीं ना कहीं सुनवाई जारी करते हुए फिलहाल नोटिस जारी कर दिए हैं। अब सरकार का जवाब जब आएगा तो आगामी दिनों में फिर पुनः इस मामले में सुनवाई संभवतः होगी। और क्या देखते हैं आगे जाके अगर पुरुषोत्तम शर्मा जो आईपीएस हैं उनको राहत मिल पाती है कैट से या नहीं मिल पाती, लेकिन फौरी तौर पर तो राहत जो है फिलहाल नहीं मिल पाई है। जी बिल्कुल, यानी कि फौरी तौर पर राहत में नहीं मिली है। प्रतीक, आपका शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो निलंबन मामले में कोई राहत नहीं मिली है, लेकिन हाँ, राज्य सरकार को जरूर सवाल पूछा गया है, नोटिस दिया गया है कि इतनी जल्दी उनका बिना पक्ष जाने क्यों कार्रवाई की गई है। खबर भोपाल से है। राज्य प्रशासनिक सेवा के 12 अधिकारियों के तबादले, जहां 6 संयुक्त कलेक्टर और 6 डिप्टी कलेक्टर के पद पर तबादले हुए हैं। ग्वालियर, भिंड, राजगढ़, मुरैना जैसे चुनाव वाले जिलों में नियुक्ति हुई है। 3 साल से ज्यादा वक्त से जिम्मे अधिकारियों को हटा दिया गया है। देखिए, ये अक्सर देखा जाता है कि प्रशासनिक बदलाव होते हैं, लेकिन प्रमुख उन सीटों के लिए भी ये अहम है जहां पर चुनाव होने, क्योंकि पिछले कई सालों से अधिकारी यहां पर कार्यरत थे। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता शरद जुड़ गए हैं। शरद, 12 अधिकारियों के तबादले किए गए हैं और 6 डिप्टी कलेक्टर पद पर भी तबादले हुए हैं। तो किस तरीके से पूरे तबादलों को देखा जाएगा, क्योंकि प्रत्येक सीटों पर उपचुनाव भी है? शरद, देखिए बिल्कुल आपने सही कहा है। दरअसल चुनाव आयोग की स्पष्ट ये गाइडलाइन रहती है कि जब भी चुनाव हो तो ऐसे अधिकारी जिन पर किसी तरीके का कोई आरोप लगा हो, या फिर ऐसे अधिकारी जो 3 साल या उससे ज्यादा की अवधि से एक ही जगह पर पदस्थ हो, उनको हटाने के निर्देश रहते हैं। और ये दरअसल जो तबादले 12 राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के किए गए हैं, जिसमें से 6 संयुक्त कलेक्टर हैं और 6 डिप्टी कलेक्टर हैं। तो इनके तबादले को इसी तारतम्य में देखा जाना चाहिए, क्योंकि आयोग का स्पष्ट इस बारे में निर्देश रहता है कि ऐसे अधिकारी चुनाव वाली जगहों पर या वहां पर न रहें जहां उनकी जो नियुक्तियां हैं वो 3 साल से या उससे ज्यादा वक्त में हो गई हो। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका शरद तमाम जानकारी के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दमोह के हिंडोरिया थाना क्षेत्र के हिंडोरिया चौराहे पर मास्क और वाहन चेकिंग के दौरान एक ऑटो चालक से पुलिस अधिकारी और कर्मचारी के अभद्रता करने का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वीडियो 27 सितंबर का है, जिसमें देर शाम हिंडोरिया थाना में पदस्थ एसआई चौधरी को और उनका स्टाफ चेकिंग के दौरान एक ऑटो को रोककर दस्तावेज दिखाने की बात कहता है। ऑटो चालक के पास मौके पर कागजात नहीं होने की स्थिति में चेकिंग पॉइंट के नजदीक ही उसका निवास होना बताकर शीघ्र परिजनों के द्वारा कागजात उपलब्ध कराने की जब बात कही जाती है, तो पुलिस ऑटो चालक पर जमकर भड़क उठती है और उसकी गाड़ी की चाबी और मोबाइल छीनकर उसके साथ मारपीट की जाती है। इस दौरान महिला कर्मचारियों के सामने पुलिसकर्मी गाली देते रहते हैं और वर्दी को शर्मसार करते रहते हैं।
कानून का भी उल्लंघन किया, क्योंकि ये बिल्कुल क्लियर है कि आप गाड़ी की चाबी चेकिंग के दौरान बिल्कुल नहीं निकाल सकते हैं और न ही आप सामने वाले व्यक्ति के साथ अभद्रता कर सकते हैं। टीम ने श्योपुर शहर के आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के घर छापा मारकर कार्रवाई की है और कार्रवाई के दौरान आरोपी कार्यकर्ता के घर आय से 30 लाख रुपए की ज्यादा की संपत्ति बरामद की गई है। टीम ने आरोपी महिला के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धाराओं के तहत केस दर्ज कर लिया है। मामला शहर के IDBI बैंक के पीछे वाली गली का है, जहां ग्वालियर की लोकायुक्त टीम ने आंगनबाड़ी केंद्र पर पदस्थ कार्यकर्ता ईवा चौहान के घर छापा मार कार्रवाई की। टीम ने मौके पर देखा कि बेहद कम वेतन पर नौकरी करने वाली कार्यकर्ता का शहर में मुख्य जगह पर 2 मंजिला आलीशान भवन है और इसके साथ लाखों रुपए की अन्य प्रॉपर्टी और सोने चांदी के जेवरात भी टीम को मिले हैं। लोकायुक्त टीम का कहना है कि महिला द्वारा अब तक अपने वेतन से महज 12,70,000 रुपए कमाया है, लेकिन उसके पास 43,700,000 रुपए की प्रॉपर्टी मिली, जो कि आय से अधिक संपत्ति की श्रेणी में आती है। खबर रायपुर से, जहां पर कोकीन सप्लाई मामला सामने आया है। कोतवाली पुलिस ने कई लोगों को हिरासत में लिया है। पड़ोसी राज्यों से पुलिस ने लिया हिरासत में। रायपुर और बिलासपुर के आरोपी बताए गए हैं, जो कि पुलिस आज बड़ा खुलासा भी कर सकती है। पकड़े गए आरोपियों में कई रसूखदार भी हैं। बड़ी पार्टियों में सप्लाई होती थी कोकीन। पुलिस ने 30 सितंबर को 17 ग्राम कोकीन के साथ 2 लोगों को भी आरोपी बनाया था, गिरफ्तार किया था और उनसे पूछताछ के बाद अन्य लोग भी शिकंजे में आए और बाकियों की तलाश में भी पुलिस जुटी हुई है। राजधानी भोपाल के जेपी अस्पताल में कोरोना ड्यूटी के दौरान कार में अपना घर बनाने वाले डॉक्टर सचिन नायक के कार्य की भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली और गेंदबाज युजवेंद्र चहल ने सराहना की है। कोहली और चहल ने वेबिनार के जरिए डॉक्टर सचिन नायक से चर्चा की और कोरोना काल में आई मुश्किलों के बारे में विस्तार से बातचीत की। डॉक्टर सचिन नायक वह डॉक्टर हैं जिन्होंने कोरोना ड्यूटी के दौरान अपनी कार को ही अपना घर बना लिया था और ड्यूटी खत्म करने के बाद घर नहीं जाते थे, बल्कि उसी कार में सो जाते थे। ड्यूटी के दौरान डॉक्टर नायक कोविड संक्रमण का शिकार भी हो गए। कुछ समय बाद उन्होंने कोरोना को हराया और फिर से ड्यूटी पर तैनात हो गए।